नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त भारत में जो इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात, उसके नताइज आ चुके हैं। नताइज के बाद हुकूमत बन चुकी है। अपोजिशन में कौन बैठेगा, सब कुछ हो चुका है। मुद्दे ये मीडिया में तो मिल रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर मजलूम कौम पर जुल्म मजीद बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टियां किस तरह के वादे करते रहे और क्या क्या मुद्दों पर बात हुई, कास्ट सेंसस को लेकर के, ईवीएम में होने वाली हेरा फेरी को लेकर के, और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर हो या दलित बरादरी के लोगों पर या कबाइली लोगों की बरादरी पर। अब नताइज सामने आने के बाद, एक अच्छी तरह से मैंडेट हासिल करने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने प्राइम टाइम में इस बात का तस्करा किया था कि राहुल गांधी ने 10 मसाइल का तस्करा करके ट्वीट किया, लेकिन कहीं भी गुज़िश्ता 15 दिनों से, बिलखुसूस यूपी में, झारखंड में और आपके राजस्थान में पेश आने वाले मुस्लिम मुखालिफ, वो चाहे मॉब लिंचिंग के हैसियत से हो या फिर जो है फसादात में मुसलमानों के घरों पर जो है पथराव होने के मामले में हो, या लखनऊ सिटी में मुसलमानों के अकबर नगर में गिराए जाने वाले घरों के सिलसिले में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहे हैं तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं। और एक पार्टी जो हमेशा से मुसलमानों के साथ, मजलूमों के साथ, दलित भाइयों के साथ, कबाइलियों के साथ, आदिवासियों के साथ, ज़ैली तंजीमों के साथ, ज़ैली तबक़ात के साथ, ज़ैली समाजों के साथ जो रहती है, वो जो है भारत मुक्ति मोर्चा। आज उसी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साउथ इंडिया के इंचार्ज जनाब रविंद्र माली इस वक्त हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं, और नेशनल ओबीसी मोर्चा के भी ये जिम्मेदार हैं और जो साउथ इंडिया इंचार्ज हैं। मैं उनसे जो है जहमत उठाया कि उनसे क्यों ना गुफ्तगू, और अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करके बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम पेश किया गया है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया गया है, मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात कही गई है। माली साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सीधी बात में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मजलूमों की आवाज़ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतर ज़रिया है। जी, क्योंकि प्रस्थापित मीडिया तो मजलूमों की आवाज़ों को कहीं बुलंद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो बताइए, आज आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन में मेमोरेंडम भी दिया है, और क्या क्या वजह थी, क्या उसमें मुतालबात किए गए हैं? जी, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जी, और भारत मुक्ति मोर्चा से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। जी, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुस्लिम समाज की अंदर एक समाजी क़यादत निर्माण हो, समाजी संगठन निर्माण हो, गैर राजनीतिक जड़ों को मुसलमानों की मजबूत किया जाए, और मुस्लिम समाज के अंदर एक बेदारी, जो संविधान के अंदर जो उन्हें हक अधिकार दिए हैं, उस संवैधानिक दायरे में रहकर एक उनके समाज की लीडरशिप हर राज्य से, राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य, जिला, तहसील, गांव स्तर तक ये लीडरशिप डेवलप हो। तो आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा यानी नेशनल ओबीसी मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, जी, जो निरंतर इस देश में गैर बराबरी की जो इस देश में निज़ाम कायम होते जा रहा है पिछले 75-76 सालों से आप देख रहे हो, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को पूरा खत्म किया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को, गैर बराबरी के निज़ाम को ख़त्म कैसे किया जाए, मजलूमों में इत्तेहाद कैसे कायम किया जाए, और मसावात को कायम करने के लिए यह तंजीम जो है भारत मुक्ति मोर्चा और इसके एफिलेटेड विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो इस देश में बहुसंख्यक, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी कही जाती है, उसमें बहुसंख्यक आबादी रखने वाला मुस्लिम समाज है। जी। तो इस आज वर्तमान में अगर हाल में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में केंद्र की जो बीजेपी सरकार रही है, उसके जो जुल्म जाती उसके कार्यकाल में आपने देखे ही होंगे, और अभी भी वर्तमान में अभी चुनकर आते ही, सत्ता में आते ही, उनके जो
फॉलोअर्स है, जो अलग अलग उनके संगठन है, जैसे उनकी मातृ संस्था है भाजपा की आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, अलग अलग राज्यों में जो है इस प्रकार के जो वाकयात हुए कि मॉब लिंचिंग का ये जो सिलसिला है रुक नहीं रहा है। सही बात है जी जी। गौकशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, और मुस्लिम समाज की जो कानूनी तरीके से जो 70-80 सालों से रह रहे जो रिहायशी इलाके बस्तियां है, अभी उत्तर प्रदेश का मामला है कि 1200 घरों की बस्तियों को जो सरकारी मान्यता है पीएम आवास योजना के तहत निवास है, उनको भी बुलडोजर चढ़ाकर उनको बेदखल कर दिया, उनके परिवार उद्ध्वस्त कर दिए गए। तो यह जो आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में यह मेमोरेंडम हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया। अच्छा। तो यह एक हम केवल मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म जाति के लिए, जब तक गैर मुस्लिम समाज जो बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC है, क्योंकि यह हम बताना चाहते हैं इस देश के मूल निवासियों जो इंडिजिनियस पीपल है कि SC ST OBC और इस देश में धर्म परिवर्तित मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत, इनका DNA का रिलेशन है, एक खून के, एक माँ बाप की संतान है, इनके खून का रिश्ता है जी। सही बात है। तो इसलिए हम उनके ऊपर हो रहे जुल्म जाति के खिलाफ ये रोकना, आवाज बुलंद करना और संविधान के दायरे में रहते हुए इस लड़ाई को लड़ना और इस जुल्म जाति को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए आज पूरे भारत में दिया गया, आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी आज ये मेमोरेंडम दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति के नाम। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बेगुनाह मुसलमानों की लगातार देश भर में जो मॉब लिंचिंग हो रही है और उनकी हत्याओं को रोकने और न्याय के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को आज मेमोरेंडम दिया गया। अच्छा। जिसमें कुछ 7-8 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पिछले 10 सालों में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कारनामे किए वो आप सभी के सामने है, लेकिन हाल ही में सरकार जो चुनकर आई है, इस चुनकर आई हुई सरकार ने आज नई सरकार आने के बाद भी 19 जून को ही 2024 को अलीगढ़ जैसे बहुत बड़े आबादी, मुस्लिम आबादी और इंटेलेक्चुअल जो एजुकेशन का बड़ा एक हब कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा एक देश दुनिया में उसका नाम रोशन है। वहां के मोहम्मद फरीद उम्र 35 वर्ष जो होटल में रोटी बनाने का काम करता है, नौकरी से वापस घर लौटते हुए मॉब लिंचिंग की गई। अब ये करने वाले लोग कौन हैं? इनके नाम अगर पढ़ेंगे, ये आरोपी अंकित वार्ष्णेय, चिराग वार्ष्णेय, संजय वार्ष्णेय, ऋषभ पाठक, मोनू पाठक, अनुज अग्रवाल, पंडित विजय गढ़वाला, कमल बंसल, डिम्पी अग्रवाल, ऐसे 50 से 60 लोगों के मॉब ने उसको वहां तक मारा जब बेरहमी से, जब तक वो मर ना जाए। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस FIR हो रही है तो बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोग पुलिस पर प्रेशर करके उनको छोड़ा जाए, इसके लिए काम करे। भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जी। केंद्र में BJP की सरकार तो आई हुई है। तो अभी गिरफ्तारियों को रोकने का काम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। 7 जून को छत्तीसगढ़ में जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो साथी गुड्डू खान और चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी जो 25, 23, 35 साल की उम्र के हैं, जो भैंसों को ट्रक में लाद कर लेके जा रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर से, उनको जो हम कहते हैं कि बेरहमी से उनकी मॉब लिंचिंग की गई। वो लदी ट्रकों को, ट्रक के अंदर जो जानवर थे भैंसों, उनको ये करके उनकी मॉब लिंचिंग की, जिसमें गुड्डू खान, चांद मियां और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सद्दाम कुरैशी जो है जो जान बचाया, लेकिन वो बाद में 11 दिन में वो भी मर गया। आज 22 दिन हो गए, उसके ऊपर कोई भी पुलिस के द्वारा कोई जांच होके कोई आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। 8 जून को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोनपुर गांव में रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष, ये केवल आम लोगों की बात नहीं है,
जो उलेमा इकराम है, जमीयत उलेमा जैसी बड़ी तंजीम है, उसके जो जिला अध्यक्ष है मौलाना फारूक कासमी साहब, जिनका एक निजी जमीन विवाद को लेकर के मसला था, और उसको चंद्रमणि तिवारी, ये ब्राह्मण है, ये चंद्रमणि तिवारी उर्फ चंद्रमा तिवारी ने अपने साथियों के साथ कुल्हाड़ी के वार करके उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या हुई। लेकिन आज तक वो 5 आरोपियों में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी भी 3 फरार हैं। 11 जून को उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद जिले में शहर के सटे भैंसिया गांव में बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम को मंगलवार को सुबह 4 बजे घर के बाहर बुला के, सुबह 4 बजे बुला करके जो है खंडहर में ले जाकर सामने गोली मारकर बेरहमी से मार दिया। कोई कारण नहीं है मारने का, तो जबकि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, बेमौत मारे गए, बेवजह मारा गया। 28 मई को 2024 को उत्तराखंड के समीर उर्फ सिद्धार्थ त्रिवेदी ने कुरान का अपमान करे। ये इस देश में हिंदू मुसलमान का फसाद कैसे निर्माण हो, तो कुरान के ऊपर मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी जनक ऐसे शब्दों का, लफ्जों का इस्तेमाल करे, तो इस प्रकार से वह जो सिलसिला जो है वो आज भी कायम है। तो उसको लेकर के धार्मिक दंगा भड़काने का जो ये है, जानबूझकर वीडियो बना के डाला उसने कि हिंदू मुसलमान का नाम से धार्मिक दंगा भड़काया जाए, किंतु पुलिस प्रशासन में की शिकायत होने के बावजूद भी आज उत्तराखंड पुलिस ने अभी भी वहां कोई भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी जी। लखनऊ स्थित अकबर नगर के 70 सालों से रह रहे बड़ी आबादी के 1200 घरों को उजाड़ दिया गया। मैंने आपको पहले ही कहा, जिसको सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है, बिजली, पानी, उसका जो सड़क, स्कूल और प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मिले हुए मकानों को भी गिरा दिया गया। तो 1200 परिवारों को अगर रिहायशी मकानों को अगर गिराया जाता है बुलडोजर लगा करके, जो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर सरकार कही जाती है, तो यह भारत में संविधान के रहते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ये हनन हो रहा है। अच्छा, 5 जून को हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले में कपड़े बेचने वाला, फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाला जो बच्चा है और मुस्लिम युवक है, उसे बजरंग दल के लोगों ने बेरहमी के साथ पिटाई की। उसके पास जो पैसे थे, मजदूरी जो पैसा माल बेचा होगा, कपड़े बेचे होंगे, वो पैसे छीन कर उसे मार पीट कर जो है बेरहम कर दिया, उसकी हालत गंभीर कर दी। तो इन तमाम उसके ऊपर कोई ये नहीं किया है। तो हम लोग ये सारे जो 6-7 बड़े जो मुद्दे ये हाल के हैं, तो इसको लेकर के हम लोग हमारी प्रमुख मांगे है, राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदनों में कुछ मांगे रखे हैं कि हत्या के दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो, उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें कम समय में उन्हें फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो, जो निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की गई उनके परिवार वालों को मुआवजा दे 1-1 करोड़ रुपए का, और सरकारी नौकरी और उनके परिवारों की स्थायी सुरक्षा दी जाए, उनके जान माल की। पूरे देश भर में इस तरफ के अपराधों को संरक्षण और बढ़ावा देने वाले संगठनों पर यथाशीघ्र पूरे शासन प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए सरकार के द्वारा, और ऐसी घटना फिर से ना हो। तो ये सारे मुतालबात आप रखें। तो इसमें असंवैधानिक तरीके से विस्थापित किए गए विस्थापितों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में 50 लाख का मुआवजा के तौर पर दिया जाए, जो विस्थापित किए गए बेगुनाह लोगों को। इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई समस्त धार्मिक धरोहर, चाहे वो उसमें प्रैक्टिस हो इस्लाम की, नमाज अदा हो या ना हो, लेकिन जो धरोहर है वो धरोहर है, वो एक विरासत होती है, पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जी, जी। हर किसी धर्म के, हम किसी इस्लाम धर्म के ही नहीं कह रहे, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैनिज्म हो, सभी धर्म की हम बात कर रहे हैं। इन धर्मों को संरक्षण दिया जाए, उनके धर्म ग्रंथों को संरक्षण दिया जाए, जिसके लिए कोई नफरती व्यक्ति धर्म स्थलों की क्षति अगर पहुंचाता है तो उसे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। इस्लाम धर्म से जुड़े धर्म ग्रंथों को और मान्यताओं पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी ना करे, साथ ही इस पर कठोर कानून बनाया जाए। इसे कानून बने जो अमल हो।
ऐसे सारे उपरोक्त मांगों को तत्काल प्रभाव से यदि कार्रवाई नहीं की गई तो भारत मुक्ति मोर्चा इस देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये हम एक इंटीमेशन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से। जी 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 सही है, सही है। तो ये इस वक्त जो है जो 8-10 दिनों में या कुछ दिनों में जो हालात पेश आए उस सिलसिले में आपने ये उठाया। अभी सुना है कि आपका कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है कर्नाटक में, क्या है ये? जी, अभी साउथ इंडिया का हाल ही में 23 तारीख को कल शिवमोगा में साउथ इंडिया का जोनल हाफ ईयरली कन्वेंशन हुआ और अभी 14 जुलाई को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का कर्नाटक रियासती सालाना सेकंड स्टेट कन्वेंशन होने जा रहा है। ये बेंगलुरु शहर में होने जा रहा है। ये जो अधिवेशन हो रहे हैं, इन अधिवेशन में जो समाज के जो बहुत ही बर्निंग इश्यू होते हैं, जो बर्निंग इश्यू होते हैं, उन इश्यूओं के ऊपर कभी भी कोई जो बेदारी का जो कार्यक्रम है वो नहीं होता है। लोगों को बेदार करने का, लोगों को तरबियती का एक जरिया जो है ये कन्वेंशन के द्वारा हम लोग स्टेट लेवल से नहीं, भारत के लगभग इस महीने के अंदर 22 राज्यों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के रियासती जलसे हो रहे हैं। तो मुस्लिम समाज में नेशनल लेवल की लीडरशिप हो, सामाजिक लीडरशिप तैयार हो। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मकसद क्या है? मुस्लिम समाज में धार्मिक तंजीमें बहुत सारी है, रिलीजियस एरिया में काम करने वाली बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन सोशली, क्योंकि सोशल क्यों होना चाहिए? मुस्लिम समाज को भारत की समाज व्यवस्था की पहचान होना। इस देश में जो रह रहे हैं SC ST OBC, जिन्हें मुसलमान हिंदू कहता है, तो हिंदू कहने से अपने आप को खुद को खतरे में डाल देता है। अल्पसंख्यक भारत में जो 3.5% जो यहूदी नस्ल के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ये विदेशी है, बाय DNA ये सिद्ध हुआ है। 2001 में माइकल बामशाट उटा विश्वविद्यालय अमेरिका के, उन्होंने DNA सिद्धांत के आधार पर 21 मई 2001 को यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में रहने वाले सारे अपर कास्ट ब्राह्मण जो ब्राह्मण विदेशी है, यहूदी है, आर्य नस्ल के है, यूरेशियन। तो इनका भारत के लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये हम लोग भारत के लोग जानते हैं जो मजलूम है, SC ST OBC 3000 सालों से मजलूम है। मुसलमान आज आजाद भारत में 75-76 साल में मजलूम बना है। सही बात, क्योंकि इस देश की समाजी व्यवस्था को समझ नहीं पा रहा है। शेड्यूल कास्ट, जिसको दलित आप लोग, ये दलित गैर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दलित शब्द कभी अपने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने डिप्रेस कास्ट कहा, अनटचेबल्स कहा, जिसको छुआ नहीं जाता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, जिसे सोकॉल्ड हिंदू धर्म कहा जाता है, उसे छुआ नहीं जाता है, उसकी परछाई तक मंजूर नहीं है, उसे भी हमारा मुस्लिम भाई हिंदू कहता है। जिनको आदिवासी जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जानवरों के, पशुओं के बीच में, हिंस्र पशुओं के बीच में, उसको भी वो हिंदू कहता है, उसको जंगली कहता है ब्राह्मण व्यवस्था। जो पिछड़े जाति के लोग हैं, OBC जिसे कहा जाता है, बड़ा तबका है इस देश में, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं, उसका अकाउंट ही नहीं है इस देश के अंदर, उसकी कोई सेंसस नहीं होती इस देश के अंदर। आजाद भारत में आज तक नहीं हुई। आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी OBC का कास्ट सेंसस करेंगे, इस चुनाव में बोले। हम पूछना चाहते हैं, तुम्हारे नाना जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, तेरी अम्मा सोनिया गांधी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, मोदी भी नहीं कर रहा है खुद OBC होते हुए, और आप कह रहे हो कि OBC की सेंसस करेंगे। तो ये बामसे भारत मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम साहब की जो लगातार जो लोगों को जागृति बेदार करने का जो कार्यक्रम पूरे देश में सिलसिला चल रहा है, इससे विपक्ष को भी ये एजेंडे पे लाना मजबूर हो गए हैं। सही बात है, सही बात। इनकी कोई सोच नहीं है, ऐसी नियत साफ नहीं है, इनकी ये मजबूरी है, ये करने वाले नहीं है। अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो अभी साउथ का जो हो रहा है जलसा, जो कन्वेंशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। यह जो हमारे समाज के अंदर ये जो गलतफहमियां है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो इंद्रेश कुमार RSS का आतंकवादी है, उसे RSS ने रिलीज किया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए। मक्का मस्जिद
अजमेर शरीफ, मालेगांव, नांदेड़, मड़गांव, ये देश भर में जितने बम ब्लास्ट किए उसमें इंद्रेश कुमार लिप्त है। आज उसी को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, वामन मेश्राम साहब के द्वारा यह राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तंजीम बनाई गई। इसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया गया आरएसएस के द्वारा। हमारे मुसलमान भाई इस तंजीम के पास शंका, अरे ये तो आरएसएस का है, जिन्हें पता ही नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ तंजीम का मूवमेंट जिसे पता नहीं, वो समझता है कि ये अरे वो तो उनका है। तो नामों में भी फर्क, नामों में वो कंफ्यूजन वाला कंफ्यूजन पैदा करना ही इन लोगों का धंधा है एक प्रकार का। यही काम है। पहले आपका नाम था, वो उन्होंने उसको वहां बाद में रखा। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हमारी पहली तंजीम बनी है, बाद में उसको काउंटर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना। और वो कौन? इंद्रेश कुमार, जिसने कई फसादात इस देश में किए। आरएसएस के लोग सजा याफ्ता भुगत रहे, आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। इस तंजीम पर पाबंदी लानी चाहिए। मैं आपके कर्नाटक में बैठा हूं, कर्नाटक के शीर्ष लीडरशिप ने कहा था चुनाव के, विधानसभा चुनाव में, कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम आरएसएस पे पाबंदी लगाएंगे। क्या ऐसा कर्नाटक में होता हुआ नजर आ रहा है? सरकार बनके कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? साल भर हो गया, होने को है। लेकिन वो नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, बीजेपी उसका पोता है। पोता आज कमाने लग गया है तो दादा दादी तो घर में बैठ के खाएंगे। तो व्यवस्था उनकी बरकरार रहे, इसलिए वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। सही बात है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे मेहमान थे जो इस वक्त लंबा हो चुका है, मुझे पता चल रहा है, रविंद्र माली साहब। और आप लोग जानते हैं कि जो बैमसेफ से ताल्लुक़ रखने वाले कई बड़े से राष्ट्रीय से लेकर के रियासत सतह के बहुत सारे लीडर यहाँ आए हैं, हमारी स्टूडियो से आपके सामने जो है गुफ्तगू की है। और उनके बातों से ही आपको पता चल जाता है कि किस तरह ग्राउंड लेवल से जो है ये लोग काम करते हैं, सिर्फ बात नहीं होती है। और हमने देखा कि ईवीएम को लेकर के भी कितना बड़ा आंदोलन चला रहे थे। कहाँ क्या हुआ? ईवीएम को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में लाखों की तादाद में एक प्रोटेस्ट मार्च इलेक्शन कमीशन के ऊपर निकाला गया था। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत से लोग आए थे डेलीगेट्स के रूप में, प्रतिनिधित्व, जिसमें बहुजन समाज से बैकवर्ड के जो सबसे बड़े नेता कहे जाएंगे आज की तारीख में, जिनका बड़ा लंबा अनुभव है, लगभग शरद पवार जी, शरद चंद्र पवार जी जो बड़े नेता है, वो स्वयं आए थे। और उसके बाद अगले ही दिन दिग्विजय सिंह जी भी कुछ साथियों को हमारे मिले। और हैरानी करने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह ने एक बात जो बताई कि ईवीएम को लेके कांग्रेस ने 2018 में रेजोल्यूशन पास किया था कि ईवीएम को बैन किया जाए 2019 के चुनाव में। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो किसी भी अखबार में, टीवी की सुर्खियों में खबर नहीं बनी? वो आज तक लोगों को पता नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट थी। कांग्रेस ने 2004 और 2009 के ईवीएम घोटाले से सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, मोहन भागवत के बीच में और सोनिया गांधी के बीच में यह एग्रीमेंट थी कि 10 साल हमने किए, 10 साल तुम्हें मिलेगा। आज आरएसएस तंजीम को 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी आरएसएस के ऊपर 6 अक्टूबर 2022 को भारत मुक्ति मोर्चा ने 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला था। 97 साल तभी चल रहे थे 2022 में। ताला ठोक के मोहन भागवत दिल्ली भाग गया था। तो आरएसएस जैसी जो तंजीम है, इसे अगर कंट्रोल करना है तो भारत मुक्ति मोर्चा को, लोगों को इस मूवमेंट से जुड़ना होगा, समझना होगा, और अपने जो हक मारे जा रहे हैं उसे हक को कैसे हासिल किए जाए। आज ईवीएम का मसला है। नरेंद्र मोदी जी का आपने पार्लियामेंट में पहले ही दिन अगर आपने सुना होगा कि ईवीएम का क्या हुआ, विपक्ष तो बड़े मिजाज, बड़े अलग ढंग से नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। ये जनता बेवकूफ नहीं है। ईवीएम के ऊपर जो भरोसा है वो फिर से रिवर्स कायम लाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये किया गया है, बैलेंसिंग रखा। अगर इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार अगर इसके कन्वीनर होते तो कांग्रेस ये जानती है जो 50 है वो 50 भी नहीं आएंगे। और बीजेपी आज 241 में 100 लाना भी मुश्किल होती सीटें।
हाँ, क्योंकि बैकवर्ड की रीजनल पार्टियों को बहुजन समाज जो है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो बड़ी मात्रा में वोट देता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिस राम को लाने वाले को लोगों ने वापस भेज दिया, अयोध्या जैसी सीट पे भी बीजेपी का सांसद जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया बुलडोजर चढ़ा के। तो वो लोग क्या इन्हें वोट देंगे? नहीं। तो यह जो आज भी जो सरकार है, ये ईवीएम का जो विद्रोह है लोगों के अंदर जनाक्रोश है, ये डाइवर्ट करने का, डाइल्यूशन करने का कार्य ये वर्तमान सरकार में किया गया है। लेकिन आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा इस देश के लोकतंत्र से ईवीएम को खदेड़ देगा। आपने देखा होगा अभी एलन मस्क जो दुनिया के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति है, मतलब बिजनेसमैन है टेस्ला कंपनी के, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम को लोकतंत्र से, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए। सही बात, सही। हर कोई बोल रहा है। आपने जगन मोहन रेड्डी का भी बयान सुना होगा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का कुछ भी नहीं था, पवन कल्याण का कुछ भी नहीं है, 100% जितने सीटें लड़ रहा है वो जीत के आ रहा है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हो रहा है, गुजरात में क्षत्रिय समाज जो है, क्षत्रिय राजपूत करनी सेना पूरे बीजेपी के अगेंस्ट है। पॉसिबल नहीं है 26 के 26 सीटें आना। छत्तीसगढ़ में आए, उड़ीसा में आए, और दक्षिण भारत से जो 50-55 सीटों का जो मामला था, उनको कमी थी, वो उन्होंने यहां से भर के निकाला। दर दर भटके नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो चाहे साउथ में बीजेपी ने सबसे बड़ी ताकत लगाई, समय लगाया, यूपी हो, असम हो, झारखंड है, बंगाल है। तो आपने देखा होगा ये सारी जो एक सोच के तहत काम हो रहा है। आज विपक्ष में हमारे लोग जरूर पहुंचे हैं पार्लियामेंट में। वो 400 पार का नारा था, वो संविधान एक रूमर फैलाया गया, एक रूमर फैलाया गया कि संविधान खतरे में, ये संविधान बदल देंगे। संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। अरे तुम्हारे 400 भी आ जाएंगे तो आज देश में जनता जो आवाम जो है आज जो बड़े आंदोलन की दिशा में बढ़ रही है। श्रीलंका का उदाहरण आपको मालूम है। अगर कोई तानाशाह बेलगाम हो जाता है तो आवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। वोट का अधिकार जब है, जब पार्लियामेंट अगर आवारा हो जाए, संसद, तो सड़कें गर्म हो जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, सड़कें गर्म हो जाती है। सही बात है कि जब संसद गर्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम मेहमान को और मुझे इजाज़त दें, लंबा वक्त को चला है, लेकिन आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अगले किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।